नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुभाष राजपूत और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ एक वर्ड जो इस लेसन में सबसे ज़्यादा आएगा वो है राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म। तो सबसे पहले इसी के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रवाद यानी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, लगाव की भावना। निस्वार्थ प्रेम यानी जब कोई व्यक्ति अपने देश की भलाई की सोचने लगे बिना अपने फायदे के, तो उसे राष्ट्रवादी कहा जाता है और उसकी इस फीलिंग को राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रकार की भावना की ज़रूरत क्या थी, क्यों जागी थी ये फीलिंग और कौन से वे लोग थे जिनसे ये भावना शुरू हुई थी। तो इसके आंसर की शुरुआत करते हैं इस लेसन की पहली पिक्चर से जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। ये पिक्चर एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरू ने सन 1848 में बनाई थी। उसने ऐसे 4 पिक्चर्स की एक सीरीज बनाई थी जिसमें उसने अपने सपनों का संसार रचा था। उसने कल्पना की थी कि मैं कैसा संसार चाहता हूँ। कैसा संसार चाहता था वो? एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यहाँ पिक्चर की स्टार्टिंग में एक लेडी का स्टैचू है जिसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा गया है। उसके एक हाथ में ज्ञान की मशाल है तो दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। स्टैचू के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों यानी एब्सोल्यूटिस्ट के टूटे हुए अवशेष बिखरे पड़े हैं, जिसमें आप देखिए बहुत सारे क्राउन्स हैं जो दर्शाते हैं कि राजवंशों को खत्म कर दिया गया है और अब जनता का शासन है, डेमोक्रेसी है। सोरू के यूटोपिया यानी काल्पनिक संसार में आप देखेंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे एक बहुत लंबी लाइन लगी है। इस लाइन में लोग अपने अपने देश के फ्लैग्स लेकर खड़े हैं। क्या यहाँ कोई परेड निकल रही है क्या? नहीं, ये लोग अपने अपने राष्ट्रों को दर्शाते हैं जो अपने देश की आज़ादी के लिए निकल पड़े हैं। और आज़ादी किससे? अपने निरंकुश राजाओं से। और पिक्चर में सबसे ऊपर देखिए लिखा है फ्रैटर्निटी यानी बंधुत्ववाद, और बहुत सारे देवदूत इन लोगों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपने देखा कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में बहुत से चेंजेस ला दिए। इन चेंजेस से आखिरकार यूरोप के डायनेस्टिक एम्पायर्स यानी वंशवाद साम्राज्य का पतन हुआ और इनके स्थान पर राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट्स का उदय हुआ। चलिए लेसन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज से कोई 100 साल पहले तक संसार का पॉलिटिकल व्यू ऐसा नहीं था जैसा कि हम आज देखते हैं। आज हम क्या पाते हैं? अलग अलग नेशन स्टेट्स हैं, यानी हर एक नेशंस की एक फिक्स पॉलिटिकल बाउंड्री है। लगभग सभी देशों में डेमोक्रेसी है। लोग अपनी मर्जी से सरकार चुनाव द्वारा बदलते रहते हैं। लेकिन 100 साल पहले तक भी ऐसा नहीं था। तब जमाना था राजा और महाराजाओं का। पूरी दुनिया पर उन्हीं का कब्जा था। तब देश नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। एक क्षेत्र होता था और उस क्षेत्र पर एक इंसान का राज होता था और वो इंसान वहाँ का राजा कहलाता था। और वो इतना पावरफुल होता था कि उसे कोई रोक टोक नहीं सकता था। उसकी जैसी मर्जी वैसा शासन चलाता था। यानी ज़्यादातर राजा निरंकुश हुआ करते थे। ज़्यादातर राजा दुराचारी थे, अत्याचारी थे, पापाचारी थे। उन्हें अपनी प्रजा से कोई मतलब नहीं होता था। प्रजा उनसे त्रस्त रहती थी। प्रजा आखिर कर भी क्या सकती थी? आज की तरह डेमोक्रेसी तो थी नहीं कि उनको चेंज कर दे, अच्छा ना लगे तो राजा को कोई हटा भी नहीं सकता था। जब वो मर जाता था तो उसका पुत्र गद्दी पर बैठता था। राजा का पद वंशागत था। अब वो राजा कितना भी निरंकुश क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको तो उसे बस झेलना ही था। इस तरह फ्रांस में भी एक राजा था। उसके राजवंश का नाम था बुर्बो राजवंश। तब लुई 16वें का राज चल रहा था। वो भी बड़ा ऐसा ही अत्याचारी था, दुराचारी था। लोग उससे बड़े परेशान रहते थे। लोग धीरे धीरे लेकिन एकजुट होने लगे थे और एकजुट होकर अपने देश के बारे में सोचने लगे थे। और यही एकजुटता जो है राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। तो इस राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सबसे पहले कहाँ प्रकट हुई? 1789 में फ्रांस की क्रांति में। और इस क्रांति ने पूरी दुनिया के सामने राष्ट्रवाद का स्पष्ट उदाहरण दिया। अब हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति का सबसे पहला इफेक्ट क्या हुआ? पहला इफेक्ट हुआ सत्ता का हस्तांतरण, यानी ट्रांसफर हो गया राजशाही से आम नागरिकों के हाथों में, क्योंकि डेमोक्रेसी जो आ गई थी ना, एक नया संविधान भी लागू किया गया। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? सामूहिक पहचान की भावना डेवलप करने की कोशिश की गई। आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे बहुत से कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी नागरिकों में एक सामूहिक पहचान की भावना डेवलप हो सके। जिस तरह हम यहाँ यूज करते हैं ना भारत में, जैसे भारत माता, इसी तरह फ्रांस में यूज किए गए ला पैत्री, पितृभूमि और नागरिक ली सिटियन जैसे विचार।
जिनसे एक संयुक्त समुदाय के विचार पर जोर दिया गया, जिसे एक संविधान के तहत समान अधिकार प्राप्त थे, यानी अब राजा हो या आम नागरिक कानून के आगे सब बराबर थे। तीसरा इफेक्ट क्या हुआ, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा तैयार किया गया जिसे ट्राई कलर कहा गया। नंबर 4 इफेक्ट क्या रहा, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। देखिए, फ्रेंच सोसाइटी उस समय 3 स्टेट्स में बटी गई थी। 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। फर्स्ट स्टेट थी क्लर्जी यानी पादरी चर्च। सेकंड स्टेट कौन सी थी, कुलीन वर्ग जिन्हें नोबल्स भी कहा जाता था, जिसमें राजा महाराजा सामंत लोग आया करते थे। और थर्ड स्टेट थी जिसमें बिजनेसमैन, सर्विस क्लासेस, पीजेंट्स, लेबर्स और सारी बाकी के लोग आया करते थे। उसे थर्ड स्टेट के नाम से जाना जाता था। तो ये जो थर्ड स्टेट थी ना, यानी कॉमन पीपल जो थे, उन्होंने अपनी स्टेट नेशनल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया। ठीक है भैया। 5वां प्रभाव क्या रहा, फ्रेंच भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, इसे एक कॉमन लैंग्वेज घोषित किया गया। क्षेत्रीय भाषाओं को दबा दिया गया, लोगों को कहा गया कि फ्रेंच भाषा में ही बात करें। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का 6th इफेक्ट क्या रहा, एक नया नेशनल एंथम बनाया गया, आपसी भाईचारे सद्भावना की शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ वगैरह वगैरह, जिससे कि नेशनलिज्म को बढ़ावा मिल सके। 7th जो मेजर चेंजेस हुआ वो हुआ आंतरिक आयात निर्यात शुल्क खत्म कर दिया गया और नाप तोल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। एक तरह का नाप बनाया गया, जो आलतू फालतू टैक्स थे ना वे सब खत्म कर दी गई। जैसे आज इंडिया में चल रहा है ना जीएसटी टैक्स, पूरे देश में एक जैसा टैक्स है, वैसा ही उस तरह का एक जीएसटी जैसा एक टैक्स पूरे फ्रांस में लागू किया गया। तो आपने देखा कि फ्रांस में बहुत सारे सुधार आए, लेकिन इतने सुधारों के बाद फ्रांस की जनता को लगने लगा कि अपन तो भाई खुदा हो गए, और उनको लगा कि फ्रांस यूरोप के दूसरे लोगों को भी राष्ट्रों में गठित होने में सहायता करेगा। इस अभियान के लिए फ्रांसीसी आर्मी ने 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसपैठ की और राष्ट्रवाद के विचारों को फ्रांसीसी आर्मी विदेशों में ले जाने लगी। तो अब तक आपने देखा कि सब कुछ फ्रांस में ठीक चल रहा था, सब मजे मार रहे थे, सब कुछ हैप्पी था भाई। तभी वहाँ पर उदय हुआ नेपोलियन बोनापार्ट भैया का। पहले तो वो एक सैनिक था, लेकिन धीरे धीरे वो प्रभाव बढ़ाते बढ़ाते फ्रांस का सर्वेसर्वा बनने लगा, यानी मालिक बनने लगा। अब इतनी मार पिटाई के बाद तो यार फ्रांस में डेमोक्रेसी आई थी। अब फिर से वो सारी सत्ता कहाँ चली गई, एक राजा के हाथों। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन शुरू हुआ और सन 1815 तक चला। कब तक चला, 1799 से 1815 तक। यहाँ ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। सन 1804 में उसने एक सिविल कोड लागू किया जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। अब नेपोलियन कोई कोड लाएगा तो नेपोलियन कोड के नाम से ही जाना जाएगा ना यार, इसमें हैरानी क्या है। हिंदी में इसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या था इस नेपोलियन संहिता में, जान लेते, लेट्स सी। पहला काम जो इसने किया, कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार, मतलब अमीर गरीब सब बराबर, कोई ऊंच नीच नहीं, सबको एक जैसा प्यार और एक जैसी सजा। ये नहीं कि एक क्राइम अमीर ने किया तो कम सजा और गरीब ने किया वही क्राइम किया तो ज्यादा सजा। अब ये डबल स्टैंडर्ड नेपोलियन के राज में नहीं चलेगा। दूसरा, उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, जो प्रिविलेजेस थे वे खत्म कर दिए गए। फ्रांस की फर्स्ट और सेकंड स्टेट के क्लर्जी और नोबल्स को विशेषाधिकार प्राप्त थे, वे बहुत सारी छूट उन्हें हर जगह मिलती थी। एक वीआईपी कल्चर था, जैसा हम आज देखते हैं ना लाल बत्ती की गाड़ियाँ कैसे ठाठ से चलते वीआईपी, उसके अंदर और बाहर आम लोग लाइन लगाकर खड़े रहते रोड पर, वैसा ही कुछ कल्चर उस समय फ्रांस में था। नेपोलियन ने वो सब खत्म कर दिया। तीसरा काम जो उसने किया, आर्थिक असमानता दूर की। सामंतों को उसने खत्म कर दिया और सब गरीबों को थोड़ी बहुत जमीन बांट दी। अब सबके पास जब जमीन होगी तो आर्थिक बराबरी तो अपने आप ही आएगी ना। इस तरह सब खुश हो गए, पब्लिक को बड़ा फायदा हुआ, बड़ा चंगा लगा जी। चौथा काम जो उसने किया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, किसानों को भू दासत्व से मुक्त कराया। जैसा कि पहले बताया गया, उस समय सोसाइटी सेक्शन वाइज बटी हुई थी, जैसे किंग्स, नोबल्स, नाइट्स, पीजेंट्स, और लोअर सेक्शन अपर सेक्शन के नीचे काम करता था। इसे सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडल सिस्टम कहा जाता है। नेपोलियन ने इसे समाप्त कर दिया, किसानों को बेकार और दास्ता से आज़ाद करा दिया। मतलब अब किसानों से कोई फ्री लेबर नहीं ले सकता, मजदूरी का पैसा देना पड़ेगा, नो फ्री शिफ्ट्स। फिफ्थ स्टेप जो नेपोलियन ने उठाया कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। मतलब अब कोई भी व्यापारी कारीगर कहीं भी व्यापार कर सकता था, कहीं भी आ जा सकता था। उसने फ्री ट्रेड को आसान कर दिया। और आगे क्या किया, यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया। देखिए, रोड बनवाए, कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथ किया, तो इससे भी उसने काफ़ी सुधार किए।
और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप जो कहा जाता है, उसने एक समान कानून, समान नापतोल प्रणाली और एक राष्ट्रीय मुद्रा द्वारा राष्ट्र को संगठित करने का प्रयास किया। जब ये सब एक जैसा होगा तो लोगों में भाईचारा तो वैसे ही बढ़ेगा ना। पहले प्रत्येक जिले का ये सब अलग अलग होता था, कोई समानता नहीं थी, तो सब परेशान थे। जब ये सब एक हो गया तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तु और पूंजी के आवागमन में आसानी हो गई। सब मजे आ गए भैया। इस तरह कई अन्य सुधारवादी कार्य भी नेपोलियन ने किए, जिससे फ्रांसीसी लोगों में खूब राष्ट्रवाद पनपा। नेपोलियन यही नहीं रुका, उसने पड़ोसी देशों में भी राष्ट्रवाद को खूब बढ़ावा दिया और अपनी नेपोलियन संहिता भी वहां लागू की। नेपोलियन ने डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी पर अटैक करके वहां के राजवंशों का अंत किया और अनेक सुधारवादी कार्य भी किए। उसने रशिया और इंग्लैंड पर भी अटैक किया, मतलब पूरे यूरोप में हलचल मचा दी। चल गया, पूरे यूरोप पर कब्जा ही कर डाला था। नेपोलियन कोड के इतने फायदे होने के बावजूद भी नेपोलियन के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। देखते हैं। नंबर फर्स्ट जो ड्रॉबैक था, कर में अत्यधिक बढ़ोतरी। नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने बहुत सारे युद्ध की, इन सब के लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो टैक्स बहुत बढ़ा दिया। नंबर 2, सेंसरशिप बढ़ा दी, मतलब नेपोलियन के अगेंस्ट न्यूज़पेपर में, बुक्स में कोई भी लिखा तो समझ गए ना, अंजाम ठाए ठाए ठाए, सबका मुंह बंद। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती उसने की थी, फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती। अब भाई नेपोलियन को युद्ध की लत थी, तो कैसे पूरी होगी ये लत? बड़ी फौज से ना। तो नेपोलियन ने लोगों की जबरदस्ती भर्ती की आर्मी में, इससे लोग बहुत खफा हो गए। उसका सपना था पूरे यूरोप पर कब्जा करने का। तो ये 3 ड्रॉबैक्स अब लोगों को ज्यादा दिखने लगे थे, उन फायदों के बदले जो नेपोलियन ने ब्यूरोक्रेसी में किए थे। तो इस तरह से पहला टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं कुछ डेट्स और एग्जाम वाइज कुछ क्वेश्चंस। ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1789 से। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और फ्रांस में पहली बार डेमोक्रेसी आई। लेकिन इसके ठीक 10 साल बाद 1799 में नेपोलियन की एंट्री हुई भैया और डेमोक्रेसी का खात्मा हो गया। 1804 में नेपोलियन सिविल कोड या नेपोलियन आचार संहिता आया, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। ये एग्जाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपोलियन सिविल कोड क्या था और नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के प्रसार में क्या क्या योगदान दिया। और नेक्स्ट डेट जो आती है वो है 1815। 1815 में नेपोलियन का राज खत्म हुआ, यानी नेपोलियन ने 1815 तक राज किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नेपोलियन से आगे क्या हुआ, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण और क्रांतियों का युग। तब तक के लिए मजे करो और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।